स्टूडेंट, डायनामिक शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं इंटीग्रेशन। और जो इंटीग्रेशन टॉपिक है ये क्लास 11th एंड 12th के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये फिजिक्स के स्टूडेंट और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट होगा। मतलब एक तरीके का इंट्रोडक्शन है कि इंटीग्रेशन होता क्या है और कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इंटीग्रेशन होता क्या है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन इज अ वे ऑफ एडिंग स्लाइसेस टू फाइंड द होल। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऐसे कह सकते हैं कि कुछ छोटे छोटे स्लाइसेस को अगर हम मिला के एक बहुत होल कंप्लीट फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं तो वो इंटीग्रेशन का फॉर्म होता है। जनरली अगर हम बोलें तो इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन इज द इनवर्स फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन का वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो पहले आप उसको जाके देखिए, पहले समझिए डिफरेंशिएशन क्या होता है। देखो, हमारे पास अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो हम ये बोलेंगे कि किसी भी फंक्शन को या फिर किसी भी पर्टिकुलर थिंग को भी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, ये कहलाता है डिफरेंशिएशन। या अब मैं ये कहूँ कि डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि हम अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें रेट ऑफ चेंज, ठीक है, कोई एक हमारे पास y वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो इसमें रेट ऑफ चेंज अगर इतना कम हो जाए, जिसको हम लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0 कह सकते हैं, तो इतना कम हो जाए कि ये dy/dx की फॉर्म में आ जाए, तो ये डिफरेंशिएशन का फॉर्म बनता था। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता था कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। अब इतना छोटा पार्ट्स हो सकता है कि एक तरीके से वो 0 के रिसेंबल आ जाए, या मतलब 0.00001 के अप्रॉक्स आ जाए, तो उस चीज़ को हम डिफरेंशिएशन करते थे। अब डिफरेंशिएशन का यूज किया कहाँ पर जाता था? डिफरेंशिएशन का यूज अगर हमें एक इंस्टेंट टाइम पर हमें क्या करना होता था, वेलोसिटी फाइंड करनी है, या इंस्टेंट टाइम पे कार ने कितना मोशन किया या उसकी स्पीड क्या थी। ठीक है, और अगर बात करें तो हम किसी ऑब्जेक्ट में होने वाले चेंज की बात कर सकते हैं, या फिर किसी के सर्कुलर मोशन में होने वाले चेंज की बात कर सकते हैं, या एंगल में कितना डिस्प्लेसमेंट आया। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंशिएशन के अंदर आती थी। इंटीग्रेशन का जो पार्ट है वो एक तरीके से डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा है। देखो, आपको फंक्शन ज़रूर पता होना चाहिए। जितने भी अगर हम बात करें जो पॉलिनोमियल्स हैं या फिर लॉगरिथमिक टर्म्स हैं, एक्सपोनेंशियल्स टर्म्स हैं, या जो भी हैं, ये आपको पता होगा कि एक तरीके से हम इनको फंक्शन कहते हैं। फंक्शन को हम जनरली जो y टर्म है इसको हम fx के फॉर्म में अगर लिखें तो ये कहलाता है फंक्शन। मतलब एक तरीके का, जैसे अगर मैं लीनियर फंक्शन की बात कर रहा हूँ तो x+2 ये एक लीनियर फंक्शन है। तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि इसमें अगर मैं कुछ वैल्यू रखता हूँ तो कुछ ये आउटपुट देगा। ठीक है, तो फंक्शन का मतलब ये होता है कि कुछ इनपुट हम डालते हैं और इनपुट डालने पे हमें कुछ आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले और पुरानी वीडियोज़ में आपको क्लियर की हुई है। यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन के बारे में बात करूँगा। देखो, अगर मैं कोई एक फंक्शन लेता हूँ, राइट, अगर मैंने कहा कि एक फंक्शन fx का मैं अगर डिफरेंशिएशन करता हूँ तो इस फंक्शन को fx को चलो मैं y लेता हूँ, तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया dy/dx, और इसको f' से भी डिनोट किया जा सकता है। अगर मैं इस फंक्शन को gx मान के चलता हूँ तो मैं ये कहूँगा कि इसका अगर मुझे वापस से क्या करना है, मुझे इस फंक्शन तक पहुँचना है। ठीक है, तो ये f' किसी fx का क्या है, डेरिवेटिव है। एक तरीके से मैं कहूँगा fx का अगर मैंने डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास f' मिला। मतलब मैं बहुत छोटे छोटे फॉर्म के अंदर जा रहा हूँ। तो अगर मैं वापस से उस फंक्शन तक आना चाहता हूँ, कि इस फंक्शन तक मैं अगर वापस आना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन छोटे छोटे पार्ट्स को जो मैंने डिफरेंशिएट किए हैं उनको वापस से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये कहलाता है
स्टेपिंग स्टेपिंग करके जोड़ना, और एक सम अप प्रोसेस भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर मैं ये बात करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि एफ एक्स इज़ डिफरेंशिएबल फंक्शन, और एफ डैश एक्स क्या हो गया, इक्वल टू जी एक्स है। तो मैं कहूँगा जो इसका इंटीग्रेशन है जी एक्स का, वो जब निकल के आएगा तो यहाँ पर मैं ये फंक्शन मुझे देगा। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या है, ये कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म निकल के आता है। अब ये तो एक मैथमेटिकल पोर्शन था, अब समझते हैं कि कैसे इंटीग्रेशन वर्क करती है, राइट। तो इंटीग्रेशन आखिर यूज क्यों है, मतलब कैलकुलेशन के अंदर डिफरेंशिएशन का तो यूज़ था, इंटीग्रेशन का यूज़ है। देखो इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो इंटीग्रेशन हम कह सकते हैं कैन बी यूज्ड टू फाइंड एरियाज। ठीक है, अगर हमें एरिया फाइंड करना है, अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, सेंट्रल मास फाइंड करना है, सेंट्रल पॉइंट फाइंड करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करनी है किसी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारी जगह पे मैनी यूजफुल थिंग्स, और हम कह सकते हैं एंड मैनी यूजफुल थिंग्स, और ये भी कह सकते हैं कि एक ईजीएस और ईजीएस स्टार्ट है किसी एरिया को फाइंड करने का। ठीक है, तो अगर देखो मेरे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आता है, देखो अगर आपको पता हो कि आपने एरिया फाइंड करना है, तो अगर ग्राफिकल तरीके से मैं बात करूं, जैसे मेरे पास ये एक ग्राफ है। ठीक है, जो चीज़ें आपने देखी हुई हैं उस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और आपको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वो क्या फाइंड करता है, एरिया फाइंड करता है। इस तरीके से ये ग्राफ अगर आ गया तो आप क्या कर लोगे, इसका एरिया फाइंड कर लोगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन रहा है, अगेन ये ट्रायंगल बन रहा है, या फिर इसको कहें ट्रेपेजियम बन रहा है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये एरिया इसका क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ मेरे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका एरिया फाइंड करना विद मैथमेटिकल टूल्स पॉसिबल नहीं है, राइट। ऐसा कुछ एरिया है, इसको मैं ड्रॉ करता हूँ। ये वेलोसिटी को शो कर रहा है, मीटर पर सेकेंड इसको हम लिख सकते हैं, और यहाँ पर टाइम ये शो कर रहा है सेकेंड में। अब मेरे पास जो एरिया है उस एरिया का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि वो एरिया ये एक फॉर्म है। ठीक है, तो एरिया इस तरीके का है, और इसके अंदर मतलब ये ग्राफ है, इसके अंदर जो एरिया हमारा कंस्ट्रक्ट हो रहा है, मान के चलते हैं इतना हमारा एरिया है। तो अब मैं इस एरिया को कौन से स्ट्रक्चर से फाइंड कर सकता हूँ। देखो ऐसा कोई इरेगुलर शेप तो हमारे पास होता नहीं है ज्योमेट्री के अंदर की जिससे हम इसका एरिया फाइंड कर लें, तो वहाँ पर हमें इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब इसको स्टार्टिंग में जब हिस्ट्री की बात करें तो न्यूटन ने इसको स्टार्ट किया हुआ था, राइट। आइजैक न्यूटन हम इसको कह सकते हैं, उनका जो था एक उन्होंने स्लाइसेस को ऐड करके उन्होंने बताया कि हम छोटे छोटे रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर बना के एरिया निकाल सकते हैं। उसके बाद लेबनीज ने इसको फिर आगे, न्यूटन और लेबनीज दोनों का इसमें रोल था, तो उन्होंने भी यही किया। उन्होंने बताया कि छोटे छोटे स्ट्रक्चर के फॉर्म में हम इसको ला सकते हैं। फिर रामेन हम कह सकते हैं, रिमेनन का नाम आता है, जो एक जर्मन मैथमेटिशियन थे। उसके बाद लेबेस्क्यू का भी इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मतलब दोनों ही साइंटिस्टों ने इसको फिर आगे बढ़ाया। तो रिमानन ज्योमेट्री करके एक मैथमेटिकल सब्जेक्ट भी होता है, तो उसके अंदर और फिर इसको और ज़्यादा ये कह सकते हैं एक्सप्लेन वे में हम समझ सकते हैं। तो इन सब का साइंटिस्टों का यहाँ पर रोल था। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि अगर मुझे सोचो ये एक एरिया फाइंड करना है, लेट्स सपोज मुझे इसका एरिया फाइंड करना है, तो मुझे इसका एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं एक बड़े स्ट्रक्चर में इसको बनाने का सोचता हूँ। और मेरे पास एरिया जो है
वो इस तरीके का एरिया है, राइट। अब अगर मुझे इसका एरिया फाइंड करना है तो मुझे क्या करना होगा? तो मेरे पास चॉइसेस ऐसी हैं कि मैं क्या करूं, इनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। मैं इसमें रेक्टेंगल्स क्रिएट कर सकता हूं, तो अगर मैं चाहूं तो इसमें रेक्टेंगल क्रिएट करूं। देखो, तो मैं रेक्टेंगल अगर क्रिएट करूंगा तो इस तरीके से रेक्टेंगल आएंगे। ये एक रेक्टेंगल आया, राइट। ये एक दूसरा रेक्टेंगल आ सकता है। तो इस तरीके से अब रेक्टेंगल जब बनाएंगे तो हम इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर बनाएंगे, तो कुछ रेक्टेंगल का पोर्शन अंदर भी हो सकता है, कुछ रेक्टेंगल का पोर्शन क्या हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, राइट। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर हम इसकी रेक्टेंगल्स को ऐड करते जाते हैं तो यहाँ पर हमें एरिया तो मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे पोर्शंस होते हैं जो हमारे रह जाते हैं। मतलब ये हमारा पोर्शन नहीं आ पा रहा है इसके अंदर, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा एरिया क्रिएट हो रहा है। तो अब अगर हम क्या कर रहे हैं, इस रेक्टेंगल को बहुत छोटे पीसेस में क्या कर दें, डिवाइड कर दें, ठीक है। मतलब हम ये कहें कि इनको बहुत छोटे छोटे स्लाइसेस में डिवाइड कर दें, तो जो एरिया आएगा वो मे भी हो सकता है कि एक्यूरेट थोड़ा सा आ जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर एरिया हम बोलेंगे तो वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगी। हाँ, एरिया निकल के आएगा बट नॉट एक्यूरेट वैल्यू होगी, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैं इस स्लाइसेस को और छोटा करता हूँ। अगेन मैं इस प्रोसेस को आगे बढ़ाता हूँ, तो मैं ये बताऊँगा यहाँ पे कि कैसे ये छोटे छोटे बड़े बड़े स्लाइसेस को हम छोटा करके इसके एरिया को निकाल सकते हैं। मतलब इंटीग्रेशन का यूज कहाँ है, इस पर हम बात करेंगे। देखो, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे इन स्लाइसेस को छोटा करना है, राइट। तो अब मैं चलो इस स्लाइसेस की बात करता हूँ। तो मैंने ये बोला कि ये जो स्टार्टिंग के स्लाइसेस थे, इनकी जो विड्थ है, इस विड्थ को मैं डेल्टा एक्स से दिखा रहा हूँ, राइट। और इधर जो चेंज हो रहा है वो डेल्टा वाई हो रहा है। तो मैंने कहा कि मैं डेल्टा एक्स पोर्शन को लेता हूँ, राइट। मैं रेक्टेंगुलर का जो पोर्शन है इनको डेल्टा एक्स, मतलब जो ये चेंज है ये छोटे छोटे पोर्शन में है। डेल्टा एक्स मतलब जिसको हम मेजर कर सकते हैं। अगर मैं इसको मेजर करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ ईजिली, मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकता हूँ। लेकिन मैं इसको इतना छोटा कर दूँ कि वो स्लाइसेस बहुत क्या हो जाएँ, पतले हो जाए, और जो एक्यूरेसी है वो मेरी थोड़ी इंक्रीज़ हो जाए, राइट। आप अगर समझ रहे होंगे तो जैसे मैं इस एरिया को इतना पतला कर देता हूँ, राइट। तो अब अगर मैं इस एरिया को बहुत ज़्यादा स्लिम और बहुत ज़्यादा छोटे स्लाइसेस में डिवाइड कर दूंगा, तो चांसेस ये रहेंगे कि मैं इसके एरिया को क्या कर लूँ, फाइंड कर लूँ, राइट। तो इस तरीके से मैं बहुत छोटे छोटे एरियाज़ में इसको डिवाइड कर लूँगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं एक छोटा एरिया भी क्रिएट करता हूँ, ये मैंने एक छोटा रेक्टेंगुलर का स्लाइस लिया जो बहुत ही कम है, जिसे मैं कह सकता हूँ कि डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो के फॉर्म में मैंने लिया हुआ है, राइट। तो मैंने क्या किया, डेल्टा एक्स को इतना छोटा कर दिया कि जो इसकी विड्थ है ये टेंस टू जीरो, जिसको मैं डी एक्स कहता हूँ, ये इंस्टेनियस चेंज है। तो इतना मैंने पतला कर दिया कि ये वाला पोर्शन डी एक्स है। अब मैं इस डी एक्स पोर्शन के लिए सोचो, इसका ये अगर एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो मैं क्या करता हूँ, अगर ये सोचो कि एक तरह से फंक्शन एफ एक्स को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो इसका अगर मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा, ठीक। तो अगर मैं इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, मैं इतने छोटे छोटे स्लाइस और ऐड कर दूंगा। इंटीग्रेशन का मतलब हुआ सम अप ऑफ स्लाइसेस। तो अगर मैं ऐड करता हूँ तो मुझे जो रिजल्ट मिलने वाला है वो पूरा ही एरिया मिल जाएगा। लेट्स सपोज वो पूरा एरिया क्या है, कैपिटल एफ एक्स है। तो ये चीज़ है, ठीक है, कि मतलब इंटीग्रेशन क्या करता है, छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उनको ऐड करके एक बड़े फॉर्म में लाता है। और डिफरेंशिएशन का काम क्या था कि बहुत छोटे फॉर्म में लाना। मतलब अगर हमें एक इतने छोटे पोर्शन की बात करनी है कि इसमें कितना चेंज आया है, तो वो बताएगा डिफरेंशिएशन। और अगर मुझे पता है कि इसमें चेंज कितना है, तो एक्चुअल में जो रिज़ल्ट था, जो डिफरेंशिएशन के अंदर था, वो रिज़ल्ट आखिर कितना था, वो हमें निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मतलब अगर कोई हिडन फंक्शन है हमारे पास, उस फंक्शन का हमें क्या दिया हुआ है, उस फंक्शन का हमें कोई डेरिवेटिव दिया हुआ है एफ डैश एक्स,
तो अगर हम उसको इंटीग्रेट करें तो हम उस फंक्शन तक पहुंच सकते हैं, राइट। तो अब एक एग्जांपल से हम देखते हैं। देखो, जो इंटीग्रेशन का थोड़ा सा अगर रोल हम देखें तो ये एक तरीके से इंटीग्रल की अगर मैं बात करूं, इंटीग्रल इज द, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, रिवर्स ऑफ फाइंडिंग अ डेरिवेटिव। तो रिवर्स फाइंडिंग है किसी डेरिवेटिव को निकालने का। जैसे अगर मैं बोलूं मेरे पास कोई इंटीग्रेटेड पोर्शन हमें मिला हुआ है 2x, अब मुझे पता करना है कि ये किसका कौन सा फंक्शन है, मतलब ये किस फंक्शन से इंटीग्रेट होके यहाँ पर आया हुआ है। तो मैं इसका अगर इंटीग्रेशन करूँगा तो अब ये मैं बताऊँगा कि इंटीग्रेशन कैसे होगा, वो बात अलग है। तो ये अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे ये मिलने वाला है यहाँ पर x² और साथ में प्लस सी एक कॉन्स्टेंट टर्म मिलेगा अगर मैंने इसका इंटीग्रल पोर्शन निकाला। अब वापस से अगर मैं देखो डिफ्रेंशिएट करता हूँ, अगर आपको डिफ्रेंशिएशन थोड़ा बहुत आता है तो आपको पता होगा कि x² का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाता है, जो यहाँ पर हमें बनता हुआ दिख रहा है। तो मैं इसको कहूँगा ये क्या है इसका, ये तो इंटीग्रल पार्ट हो गया, ये इसका डेरिवेटिव है, ठीक है। x² का डेरिवेटिव कितना होगा 2x। तो ये एक तरीके से इन्वर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव। और कांस्टेंट का आपको पता है 0 हो जाता है, तो यहाँ पर एक्चुअल में जो डेरिवेटिव आएगा वो 2x आएगा। और हमें अगर पता करना था कि वो जो फंक्शन कितना है वो कितना है, तो वो आ जाएगा x², राइट। ऐसे ही हम जो सर्कल की अप्रोच थी कि सर्कल का एरिया कैसे निकला, राइट। अगर आप सर्कल के एरिया की ओर जाएंगे तो सर्कल के एरिया पर आपको बहुत सारे जो प्रीवियस क्लासेस में थे कि इस तरीके से बताया गया था कि अगर हम जो पॉलीगन है, पॉलीगन की जो साइड है, राइट, अगर मेरे पास एक पॉलीगन है, मेरे पास एक लेट्स सपोज ये कोई पॉलीगन है, ये 10 नंबर का पॉलीगन है, राइट। अगर मैं ये 10 नंबर के 10 साइड के पॉलीगन की साइड को और इंक्रीज करता हूँ, तो पहले अप्रोच यही थी कि अगर यहाँ पर n=10 है, इसको मैं n=100 करता हूँ तो मेरे पास एक स्ट्रक्चर ऐसा आता है जो सर्कुलर हो जाएगा, राइट। और फिर मैंने बोला कि मैं इसको क्या करता हूँ 2π डिग्री घुमा देता हूँ, तो 2π डिग्री घुमाने पे जो भी ये फॉर्म क्रिएट होगी, ठीक है, तो वो क्या होने वाली है, उसके सर्कमफ्रेंस को डिफाइन करेगी और जो पूरा स्ट्रक्चर होगा वो एरिया के फॉर्म में आ जाएगा। मतलब हम r² को क्या कर दें, पूरा 360 घुमा दें। लेकिन अगर एक्चुअल डेफिनेशन हम देखें यहाँ पे, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि हमने इतना सा चेंज किया। अगर हम इस चेंज को निकाल लें कि ये एंगुलर चेंज कितना है, तो अगर हमें ये पता चल जाए तो हम इस एंगुलर चेंज से कहाँ तक लिमिट जा रही है। देखो इस एंगुलर चेंज है, लिमिट जा रही है 0 to r। अगर हम इसको फाइंड कर लेंगे तो हम अपने रिजल्ट तक पहुँचेंगे जो हमें फॉर्मूला मिलेगा πr²। तो ये एक मैथमेटिकल पोर्शन है जिसमें हम किसी भी एक छोटे पोर्शन से उस सर्कल के एरिया तक पहुंच सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा इंटीग्रेशन के अंदर देखते हैं कि कैसे हम नोटेट करते हैं इंटीग्रेशन को। तो इंटीग्रेशन को जनरली अगर हमारे पास कोई भी ये सोचो कि फंक्शन है, उसका हमें इंटीग्रेशन करना है, राइट। तो अगर हमें उसको इंटीग्रेट करना है तो हमें उस फंक्शन का dx मतलब उसका डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा fx dx, और यहाँ पर हमें इसको इंटीग्रेट इस तरीके से सिंबॉलिकली दिखाना पड़ेगा। ये तो हमने इंटीग्रेशन के बारे में देखा। अब इंटीग्रेशन पर एक कांस्टेंट, जब भी हम इंटीग्रेशन निकालते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म आता है। वो कांस्टेंट टर्म क्यों आता है उस पर हम बात करते हैं, राइट। तो अभी मैंने एक 2x डेरिवेटिव लिया था और मैंने बोला कि अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो मैं इसके फंक्शन तक पहुंचता हूं जो मुझे x² मिलता है, और मैंने एक यहाँ पर c ऐड किया था। अब ये मैं c ऐड कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि इसके साथ जो कांस्टेंट पार्ट है वो कुछ भी हो सकता है। देखो अगर मैं इस फंक्शन को लिखता हूं x² प्लस 10, राइट, मैंने ये लिख दिया। और दूसरा अगर मैं इसको लिखता हूं x² प्लस √7, कुछ भी अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ, तो अगर मैं इन दोनों की भी डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो मेरे पास जो रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, वो रिजल्ट मेरे पास हमेशा 2x ही आएगा। आप करके देखिएगा, इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x आएगा और x² का भी डिफ्रेंशिएशन 2x आएगा। तो हमें कांस्टेंट टर्म का पता नहीं रहता है,
तो कांस्टेंट टर्म इसीलिए हम क्या करते हैं, एक सी ऐड करते हैं, ये होता है इनडेफिनिट इंटीग्रल में, राइट। जब इनडेफिनिट कंडीशन होती है तो हम क्या करते हैं उसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो हम एक कांस्टेंट टर्म ऐड करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या जीरो भी हो सकता है। यस, देखो एक्स स्क्वायर भी एक फंक्शन है जिसका अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो मुझे 2x मिलेगा। तो मैं यहाँ पर कह तो सकता हूँ कि कांस्टेंट जीरो भी हो सकता है। तो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम इस c को यूज करते हैं। अगर कभी आपको इंटीग्रेशन में c टर्म दिखे तो उसका मतलब है कि वहाँ पर एक एडिशनल कांस्टेंट है जो कुछ भी हो सकता है, राइट। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में है, फ्री फॉल के अंदर वो ऑब्जेक्ट गिर रहा है, तो अगर हम वेलोसिटी एसेलरेशन की बात करें तो एसेलरेशन होता क्या है, अगर आपने पढ़ा होगा आप यही तो कहते थे एसेलरेशन को, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो अगर मैं बहुत इंस्टेनियस बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ कि बहुत 0 सेकेंड के लिए या जीरो से भी जीरो अप्रॉक्स जीरो के लिए कितने एसेलरेशन हो सकता है, तो एसेलरेशन हमेशा क्या होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के फॉर्म में चेंज होगा, राइट। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ, मैं डी को यहीं रखूँगा, 9.8 dt अगर मैं करूँगा तो इंटीग्रेशन करूँगा मैं बोथ साइड। इंटीग्रेशन करने पे ये v बन जाएगा क्योंकि ये फंक्शन वेलोसिटी का है, और ये 9.8 t मैंने लिख दिया प्लस c। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म क्या हो सकता है, क्योंकि क्या ये कांस्टेंट टर्म फिक्स रहने वाला है, जरूरी नहीं है। देखो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, मैं 9.8 टी भी रख सकता हूँ इसको, और 9.8 टी प्लस रूट 2 भी कह सकता हूँ, 9.8 टी प्लस 10 भी कह सकता हूँ। तो तीनों के अगर मैं इंटीग्रेशन निकालूंगा या फिर मैं तीनों के डिफ्रेंशिएशन फाइंड करता हूँ तो मैं एग्जैक्टली 9.8 टी ही फाइंड करूँगा, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म हमेशा जीरो होने वाला है, राइट। तो ये सी इसलिए यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि थोड़ा सा इंटीग्रेशन को और समझने की बात करते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन एक बार स्टार्टिंग में चीज़ें समझ आ गई तो फिर तो तुम्हें फॉर्मूला ही यूज करना होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम एक हमारे पास एक कोई टैंक है और इस टैंक में एक टैप यहाँ पे लगा हुआ है, टैप से क्या हो रहा है, कुछ ड्रॉप्स आ रही हैं और ये ड्रॉप्स क्या कर रही हैं, इस सिलेंडर को या इस जो टैंक है इसको फिल कर रही हैं। तो जो ये इनपुट हमने डाला हुआ है, ठीक है, अगर मैं बात करूँ इस इनपुट की तो ये हम ये कह सकते हैं ये क्या बता रहा है, ये इंटीग्रल बता रहा है। द इनपुट इज बिफोर integrate is the flow rate from the tap, ठीक है। अब मैं अगर मुझे पता है कि ये किस रेट से क्या कर रहा है, इस बकेट को भर रहा है, तो मैं इस ड्रॉप की जो क्या है, ये छोटा ड्रॉप है, इसके अगर मैं इसको मैं इंटीग्रेट करूँ, मैं बोलूँ कि ये जो ड्रॉप है ये इस रेट से बढ़ रही है, कोई टाइम टी है, तो इस टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा पूरा। तो मैं इसका जब इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, इसका वॉल्यूम मिलेगा, राइट, कि एग्जैक्टली ये कितने टाइम में फिल कर रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये टैप वाटर है, ये जो टैप वाटर से जो ड्रॉप आ रही हैं, इस ड्रॉप को अगर मैं इंटीग्रेट करूँ, मतलब जोड़ते जाऊँ, ऐड करते जाऊँ, तो मुझे क्या मिलेगा, एक वॉल्यूम मिलेगा, जो वॉल्यूम क्या कर रहा है, एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ों को ऐड करके सम अप करके बड़ी चीज़ में क्रिएट करना, राइट। तो इंटीग्रेशन दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, दो तरीके का इंटीग्रेशन हो सकता है। एक हो जाएगा इनडेफिनिट और हो जाएगा डेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है, देखो अगर मेरे पास एक स्ट्रक्चरल एरिया है और मैं क्या चाहता हूँ, इस एरिया को निकालना चाहता हूँ, लेकिन ये ग्राफ क्या है, आगे कहाँ जा रहा है, कंटिन्यूटी इसकी पता नहीं है, तो मेरे पास जो ग्राफ का एरिया है अननोन है कि ये कितना एरिया किस लिमिट तक है। तो ऐसी जब कंडीशन होती है तो हमें कहते हैं इसे इंडेफिनिट इंटीग्रल, राइट। तो मतलब जब इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है तो फंक्शन का हमें पता नहीं है, जैसे मैंने बोला था पिछले उसमें कि एक्स स्क्वायर था, लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ क्या जुड़ा हुआ है एग्जैक्टली वो हमें पता नहीं है, वो रूट 2 भी हो सकता है, रूट 3 भी हो सकता है,
ठीक है, या 5 भी हो सकता है, 5/2 भी हो सकता है। लेकिन जो फंक्शन होगा ये फंक्शन जो होगा वो क्या आएगा, एग्जैक्टली यही होगा, मतलब ये या ये इनमें से कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन पार्ट बोलें तो हमेशा 2x ही आएगा, राइट। एक छोटा सा पोर्शन हम लेंगे तो उसका जो एरिया होगा वो 2x ही देगा। लेकिन अगर हम डेफिनेट की बात करें तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि अगर मुझे पता है कि मैं कहाँ से कहाँ तक जा रहा हूँ। ये सोचो, अगर मुझे एरिया फाइंड करना है A to B इस रीजन का, कि मतलब मैं A से B तक ही जा रहा हूँ, तो अगर मुझे इस रीजन का एरिया फाइंड करना है तो मैं एक स्टेप यहाँ पर क्या करूँगा, क्रिएट करूँगा, जिसको मैं मान के चलूँगा कि ये स्टेप क्या है। लेट्स से ये कोई फंक्शन f(x) का छोटा सा स्टेप पोर्शन मैंने dx ले लिया। तो अगर इसका मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन करता हूँ, राइट। तो मैं f(x) का इंटीग्रेशन करता हूँ, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, A to B। तो जो मुझे देगा रिजल्ट, जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट क्या आएगा, मेरा इस पूरे का एरिया आएगा, राइट। तो डेफिनिट और इनडेफिनिट का मतलब होता है कि जहाँ पर हमें पता नहीं है कि जो एरिया है या जो रिजल्ट है वो कहाँ तक जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता नहीं है कि एक्चुअल में वो फंक्शन है क्या। तो वो इनडेफिनिट फंक्शन को बताता है, राइट। जैसे साइन एक्स का फंक्शन है, तो साइन एक्स का फंक्शन कहाँ तक एंड हो रहा है, कोई लिमिट नहीं है उसकी, इन्फिनिट तक चलता है। तो उसमें जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो हम सी कांस्टेंट रखते हैं, राइट। तो ये अगर हमारे पास डेफिनिट फॉर्म होती है तो हम फिर रिजल्ट में कांस्टेंट सी को नहीं लाते हैं, बिकॉज यहाँ पर हमें पता है कि एग्जैक्टली जो रिजल्ट है वो क्या आने वाला है। तो आई होप आपको ये रिजल्ट पता चला हो कि इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन का यूज कहाँ है, देखो कहीं सम करने के लिए, ठीक है। फिजिक्स के अंदर हम बात करें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। देखो हमें क्या पता है कि मुझे अगर वेलोसिटी की इक्वेशन दी हुई है, मुझे बताया हुआ है कि वेलोसिटी टाइम टी एक्स के फॉर्म में लिखी हुई है या फिर टी के फॉर्म में लिखी हुई है, t³ प्लस 2t+4 ऐसे दिया हुआ है, राइट। और मुझे बताना है कि एक्चुअल में वेलोसिटी एक्सेलरेशन, या मुझे बताना है कि डिस्टेंस कितना है, राइट। जो ऑब्जेक्ट था वो कितनी डिस्टेंस कवर करा है अगर उसकी वेलोसिटी है। और तो मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब मैं इसको dv अपॉन, ये v है तो मैं इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ds अपॉन dt के फॉर्म में लिख सकता हूँ, राइट। यही तो डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो ये t³ प्लस 2t+4 हो गया, ये वैसे फंक्शन मैंने बड़ा लिख दिया है। तो ds इक्वल टू अगर मैं ले जाऊँगा तो t³ प्लस 2t+4, मतलब कि एक्चुअल में जो डिस्टेंस का फंक्शन था वो था क्या, या डिस्टेंस थी कितनी अगर वेलोसिटी इस फॉर्म में दी हुई हमें इक्वेशन के फॉर्म में। तो बोथ साइड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एस का एस आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन का एक रूल होता है, अगर किसी एल्जेब्रिक फंक्शन की बात करें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कह सकते हैं इसको, x⁴n के फॉर्म में अगर हो, तो इसका जो इंटीग्रेशन आता है वो आता है x⁴n+1 अपॉन n+1 प्लस सी भी हम कह सकते हैं। तो अब इसको अगर मैं करूं तो t³ कितनी हो जाएगी, 3 + 1 4 डिवाइड बाई 4, और 2t हो जाएगा t² मतलब 1 + 1 2 डिवाइड बाई 2, और 4 इंटू, देखो कांस्टेंट के साथ क्या आ जाता है, t⁴ 0 + 1 तो 1 ही हो गया, डिवाइड बाई 0 + 1 1 तो t आ गया। तो प्लस साथ में एक कांस्टेंट टर्म भी हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि हमें डिस्टेंस है कितनी, या अगर हमें टाइम दिया हुआ तो हमें डिस्टेंस निकालनी होगी। अगर हाँ, अगर हमारे पास कंडीशन ये होती है कि डिस्टेंस फाइंड करो जब वो ऑब्जेक्ट कितना वेलोसिटी चल रहा है, वो ऑब्जेक्ट चल रहा था कितने टाइम से, 2 से 3 सेकेंड के बीच हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो तब हम कांस्टेंट टर्म को क्या कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि वो डेफिनेट फॉर्म आ जाती है। तो ये हमारा प्रोसेस है इंटीग्रेशन फाइंड करने का। अब कुछ रूल्स होते हैं जो इंटीग्रेशन को बताते हैं। तो अगर मैं कुछ रूल की बात करूं, जैसे अगर मेरे पास वैसे जो क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स के अंदर, अधिकतर वो क्वेश्चंस डेफिनेट के ही होते हैं, क्योंकि हमें लिमिट दी होती है, राइट। हमें दिया होता है कि A to B या टाइम में चेंज हो, या डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो, या वेलोसिटी में चेंज हो। तो कोई भी अगर चेंज होता है तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, इसको अगर मुझे सॉल्व करना है, सोचो अगर इसका आंसर आ गया f(x), तो मैं क्या करूँगा, मैं इस तरीके से ब्रैकेट में इसको रखूँगा और इसमें
फर्स्ट जो अपर लिमिट होती है b उसको रखने पे और लोअर लिमिट रखने पे जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमें इंटीग्रेशन देगा, राइट। अब हम एक क्वेश्चन पे बात करते हैं इंटीग्रेशन की। अगर हम इंटीग्रेशन करना चाहें तो स्टार्टिंग का एक क्वेश्चन है जिससे हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो सकते हैं कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन। तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ इंटीग्रेशन का। अगर कोई फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। यस, देखो एक क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा स्टार्टिंग का एक ले लेते हैं। सोचो हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है ऐसे, ये सोचो कि अगर कोई डिस्टेंस के फॉर्म में है या फिर वेलोसिटी के फॉर्म में हमें एक क्वेश्चन दी हुई है x³ dx। तो अब इसको कैसे करेंगे? तो हमारे पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन x⁴n dx इक्वल टू x⁴n+1 डिवाइड बाई n+1, राइट। इसमें c नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट फॉर्म है। तो रखते हैं x की पावर n की जगह पे 3 है तो ये हो जाएगा 3+1 डिवाइड बाई 3+1, और तो ये आ जाएगा x की पावर 4/4। तो 1/4 को तो हम क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। x की पावर 4 को कहाँ से कहाँ तक हमने लिमिट रखा हुआ है 1 to 2, तो 1/4 हमने ऐसे ही रखना है। ये हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4, राइट। तो 1/4 2 की पावर 4 16 आ जाएगा माइनस 1, तो ये 15/4 आ गया। अब इसकी यूनिट जो भी दी हो उस फॉर्म में हम इसको रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री को समझ सकते हैं, मतलब इंटीग्रेशन को हम समझ सकते हैं। और इंटीग्रेशन के अंदर ये सारे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले अलग हैं, लॉग के फॉर्मूले अलग हैं। तो वो उसका हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि कुछ अगर क्वेश्चंस लेके कैसे इंटीग्रेशन कर सकते हैं, राइट। इंटीग्रेशन का कहाँ कहाँ यूज है? इंटीग्रेशन का बहुत फिजिक्स के अंदर बहुत बड़ा रोल है, मतलब विदाउट इंटीग्रेशन कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर मैं गॉस थ्योरम की बात करता हूँ तो वहाँ पर हमें एक सरफेस एरिया कंसीडर करना पड़ता है, तो हम सरफेस इंटीग्रल को वहाँ पर लेते हैं। तो वहाँ पर अगर हम सरफेस इंटीग्रल किसी फंक्शन का करेंगे तो हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत जगह पे क्या होता है, इंटीग्रेशन का यूज़ होता है फिजिक्स के अंदर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए वहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज होता है, राइट। अगर ग्रेविटी के अंदर बात हम करें कि कितना वो डिस्टेंस कवर किया, या ऑब्जेक्ट सैटेलाइट था वो कितना रोटेट किया, तो बहुत जगह पे इंटीग्रेशन का यूज़ होता है। तो आई होप आपको इंटीग्रेशन का वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है। और कोई भी चीज़ अगर पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।